हेलो गाइस, लेट अस स्टार्ट द न्यूज़पेपर रीडिंग। तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। न्यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, इसलिए इस न्यूज़ के अंदर आने वाले प्रत्येक वर्ड का हिंदी मीनिंग आपको एकदम क्लियरली बताएंगे और इस न्यूज़ के अंदर जो भी ट्रांसलेशन के रूल्स रेगुलेशन अप्लाई होंगे उनको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वुमन लिविंग सेपरेटली नॉट एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस। क्या अर्थ हुआ? वुमन महिला लिविंग रह रही, सेपरेटली अलग, नॉट नहीं, एंटाइटल्ड। एंटाइटल्ड का मतलब होता है हकदार होना। टू मेंटेनेंस, मेंटेनेंस का मतलब होता है भरण पोषण या फिर गुजारा। तो इसका एग्जैक्ट अगर मीनिंग देखें तो क्या हो रहा है कि महिला जो अलग रह रही है वो गुजारे की हकदार नहीं है। लेकिन चूंकि ये न्यूज़ की हेडिंग है तो इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा जा सकता, हमें सेंस उठाना पड़ता है। तो इसका वैसे सेंस लें तो क्या अर्थ बैठ रहा है? इसका अर्थ ये है कि महिला जो अपने पति से अलग रह रही है वो गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है। तो चलिए अब पढ़ते हैं न्यूज़ को डिटेल में, तो फिर सारी चीज़ें क्लियरली पता लगेंगी। जबलपुर। और फिर एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि इस चैनल पर जो न्यूज़ पढ़ाई जाती हैं तो सिर्फ इंटेंशन ये नहीं है कि आपको इंग्लिश सिखानी है। भाई इंग्लिश तो सिखानी ही है, लेकिन साथ में इंटेंशन ये भी है कि आपके कंपटीशन की प्रिपरेशन भी हो जाए और आप एक जागरूक समझदार नागरिक भी बनो। तो ये सारी नॉलेज आपको होगी तो कहीं ना कहीं ये आपको फ़ायदा ही करेगी। जबलपुर भोपाल। ए फैमिली कोर्ट इन जबलपुर। तो जबलपुर की एक फैमिली कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। डिसमिस का मतलब होता है खारिज कर देना। द एप्लीकेशन ऑफ ए वुमन, एक महिला की एप्लीकेशन को। अर्थात जबलपुर में एक फैमिली कोर्ट ने एक महिला के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया, उसको खारिज कर दिया। और यहाँ पे जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का जो रूल होता है वो ये होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो वही रूल यहाँ पे अप्लाई हुआ है कि सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या अर्थ हुआ कि जबलपुर में एक फैमिली कोर्ट ने एक महिला की एप्लीकेशन को खारिज कर दिया फॉर मेंटेनेंस अलाउंस। और एप्लीकेशन किस लिए लगाई गई थी? वो मेंटेनेंस अलाउंस के लिए, अर्थात गुजारा भत्ता प्राप्त करने के लिए। अलाउंस का मतलब भत्ता होता है। फ्रॉम हर एस्ट्रेंज्ड हस्बैंड। एस्ट्रेंज्ड का मतलब होता है विरक्त या अलग रह रहा, हस्बैंड पति। तो उसका पति जो कि उससे अलग रह रहा है, तो अपने पति से गुजारा भत्ता पाने के लिए जो महिला ने एप्लीकेशन लगाई थी तो उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। ऑन द ग्राउंड, किस ग्राउंड पे उस एप्लीकेशन को खारिज किया गया? ग्राउंड का मतलब होता है आधार। तो ऑन द ग्राउंड, इस आधार पे एप्लीकेशन को खारिज किया गया दैट शी हैड डिसाइडेड, कि उस महिला ने डिसाइड किया था, उस महिला ने तय किया था, निर्णय लिया था, टू लिव रहने के लिए, सेपरेटली अलग, ऑन हर ओन स्वयं ही, एंड हैंस और इसलिए वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू इट, और इसलिए वो उसकी हकदार नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि उस महिला ने स्वयं ही ये निर्णय लिया था कि वो अपने पति से अलग रहेगी और इसी कारण से वो गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है। और इस सेंटेंस में जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है, क्योंकि शी सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हेड हो गया हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। और आपको पता होगा कि सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सभी के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हेड का प्रयोग करते हैं और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है।
तो वही रूल यहाँ पे अप्लाई किया गया है। तो कहने का मतलब क्या है कि उस महिला ने चूँकि खुद ही ये निर्णय लिया था कि वो अपने पति से अलग रहेगी, और इसी आधार पर जो है कोर्ट ने गुजारा भत्ता पाने की जो उसकी एप्लीकेशन है उसको डिसमिस कर दिया। क्योंकि अगर उसका पति उसको अपने साथ नहीं रखना चाहता, उसका पति डिसाइड करता कि तुम मुझसे अलग रहोगी, तो इन दैट केस उसको गुजारा भत्ता देना पड़ता। लेकिन महिला ने खुद डिसीजन लिया कि वो अपने पति से अलग रहना चाहती है, इसलिए जो है उसको गुजारा भत्ता नहीं देने की बात कोर्ट ने कही। ड्यूरिंग हियरिंग, हियरिंग का मतलब होता है सुनवाई, ड्यूरिंग का अर्थ होता है दौरान। तो सुनवाई के दौरान ऑफ द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब प्रार्थना पत्र, तो प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान हर हस्बैंड सेड, उसके पति ने कहा, दैट कि शी हैज़ बीन लिविंग, कि वो रह रही है, अवे अलग, फ्रॉम हिम, उससे, सिंस दिसंबर 15, 2020, यानी कि 15 दिसंबर 2020 से उसकी पत्नी उससे अलग रह रही है, ऐसा उसके पति ने कहा। और यहाँ पे जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज है, क्योंकि सी सब्जेक्ट हो गया, हैज़ बीन लिविंग। जब जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं तो हैज़ बीन, हैव बीन का प्रयोग करते हैं और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो वही यहाँ पे नियम अप्लाई किया गया है। और जब समय जो है निश्चित होता है तो सिंस का प्रयोग करते हैं, और जब समय अनिश्चित होता है तो फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो दिसंबर 15, 2020 ये तो एक निश्चित समय है, अपने आप में एक ऐसी डेट है जो अपने आप में यूनिक है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या सिंस का प्रयोग किया गया है। अगर यहाँ पे इस तरह का टाइम ड्यूरेशन नहीं दिया होता, 2 इयर्स दिए होते, 3 इयर्स दिए होते, ऐसे करके कुछ होता, तो फिर जो है यहाँ पे फॉर का यूज होता। ठीक है, तो इस तरह से करके ये है। तो इसका क्या सेंस हो रहा है कि एप्लीकेशन पर सुनवाई के दौरान उसके पति ने कहा कि उसकी पत्नी 15 दिसंबर 2020 से उससे अलग रह रही है। शी हैड मूव्ड, सॉरी ही हैड मूव्ड कोर्ट। वो मूव का मतलब क्या होता है, कदम रखना, चलना, आना, संपर्क करना। तो वो कोर्ट में आया, हैड का यूज हो गया तो पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हो गया, ही हैड मूव्ड कोर्ट, वो कोर्ट में आया था। फॉर रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है बहाली या वापसी ऑफ कॉन्जुगल राइट। कॉन्जुगल राइट का अर्थ होता है वैवाहिक अधिकार। तो वैवाहिक अधिकार की बहाली के लिए उसने कोर्ट में संपर्क किया अंडर सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। और सेक्शन का अर्थ होता है धारा, अंडर का मतलब अंतर्गत, ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। तो हिंदू मैरिज एक्ट की जो धारा 9 है उसके अंतर्गत जो वैवाहिक अधिकार हैं उनकी बहाली के लिए, उनकी वापसी के लिए उस व्यक्ति ने कोर्ट में कांटेक्ट किया, वो कोर्ट पहुंचा, ऐसा उसने जो है बताया। हिज वाइफ लॉज्ड ए कंप्लेंट, हिज वाइफ उसकी पत्नी ने लॉज, देखिए लॉज का मतलब होता है दर्ज कराना। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है, हिज वाइफ सब्जेक्ट हो गया और वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। हिज वाइफ लॉज्ड ए कंप्लेंट, कंप्लेंट का अर्थ होता है शिकायत। तो उसकी पत्नी ने एक शिकायत दर्ज कराई थी अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ, अगेंस्ट का मतलब खिलाफ या विरुद्ध। फॉर डाउरी हरासमेंट, डाउरी का मतलब होता है दहेज और हरासमेंट का मतलब होता है सताए जाना, परेशान किए जाना, प्रताड़ित किए जाना। तो दहेज को लेकर प्रताड़ित किए जाने के संबंध में उसकी पत्नी ने उसके खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई थी एंड ऑल्सो गॉट ए केस रजिस्टर्ड, और उसने एक केस भी दर्ज करा दिया था फॉर चेक बाउंस, चेक के बाउंस होने के मामले में, ऑफ ₹12 लाख, 12 लाख का।
ठीक है। तो 12 लाख का एक चेक बाउंस होने के मामले में भी केस दर्ज कराया था अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ठीक है, क्या अर्थ हुआ कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत 12 लाख का चेक बाउंस होने के मामले में भी उसकी पत्नी ने उसके ऊपर केस दर्ज कराया था। यानी कि एक तो डाउरी हरासमेंट को लेकर कराया, दहेज के मामले में उत्पीड़न को लेकर के, और एक जो है 12 लाख रुपए का चेक बाउंस होने के मामले में भी उसने केस उसके ऊपर दर्ज कराया था। द कोर्ट ऑफ प्रिंसिपल जज। द कोर्ट ऑफ प्रिंसिपल जज, प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है? प्रिंसिपल का मतलब मुख्य या फिर प्रधान। देखिए, एक प्रिंसिपल होता है, उसकी स्पेलिंग होती है PRINCIPLE, यहाँ पे लास्ट में PLE होता है। प्रिंसिपल उसका मतलब होता है सिद्धांत, लेकिन जब PAL होता है तो उसका मतलब होता है प्रमुख या प्रधान या मुख्य। ठीक है, तो द कोर्ट ऑफ प्रिंसिपल जज, तो जो प्रधान जज हैं उनकी अदालत ने फैमिली कोर्ट के प्रधान जज की अदालत ने, जिनका नाम है KN सिंह, रेफर का मतलब होता है रेफर टू द वुमेन्स स्टेटमेंट। रेफर का मतलब जिक्र करना, बताना, कहना, संदर्भ देना। द वुमेन्स स्टेटमेंट, महिला के स्टेटमेंट को। देखिए, अपोस्ट्रोफी एस लगा है तो ये केस ऑफ पोजेशन होता है, और इसका हिंदी में अर्थ का, की, के ऐसे करके होता है। तो वुमेन्स स्टेटमेंट, महिला का बयान। स्टेटमेंट का मतलब होता है बयान या कथन। तो क्या मतलब हो रहा है इसका कि फैमिली कोर्ट के प्रधान जज KN सिंह की अदालत ने महिला के बयान का जिक्र किया, इन विच, जिसमें कि शी सेड, उसने कहा था, यानी कि महिला ने कहा था, दैट शी डिडंट वॉन्ट टू लिव विद हर हस्बैंड, कि शी, वो, डिडंट वॉन्ट, नहीं चाहती। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को जब ट्रांसलेट करते हैं तो पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद डिड लिखते हैं, उसके बाद नॉट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। वैसे पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिड आ चुका होता है। ठीक है, तो शी डिडंट वॉन्ट, वो नहीं चाहती थी, टू लिव, रहना, विद हर हस्बैंड, अपने पति के साथ। यानी कि अदालत ने उस महिला के बयान का जिक्र किया जिसमें कहा गया था कि वो महिला अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती, एंड डिसमिस्ड, और डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया, हर एप्लीकेशन, उसकी एप्लीकेशन को, फॉर मेंटेनेंस, गुजारा भत्ता पाने के लिए या भरण पोषण का भत्ता पाने के लिए। तो कोर्ट ने जो है उसके बयान का जिक्र किया कि वो अपने पति के साथ स्वयं ही नहीं रहना चाहती थी, और इसी ग्राउंड पे, इसी आधार पे कोर्ट ने जो है उस महिला की गुजारा भत्ता प्राप्त करने की जो एप्लीकेशन थी उसको खारिज कर दिया। तो कुल मिलाकर के सीन ये समझ में आया कि अगर पति पत्नी के बीच किसी मामले को लेकर विवाद होता है, संबंध विच्छेद होते हैं, और पत्नी स्वयं ही उसके साथ नहीं रहना चाहती और गुजारा भत्ता की मांग करती है, तो फिर उसको गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा। लेकिन अगर पत्नी पति के साथ रहना चाहती है और पति ही उसके साथ नहीं रहना चाहता, तो इन दैट केस उसको, उस महिला को गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। तो इस न्यूज़ के अंदर आपको इंग्लिश तो सीखने को मिली ही होगी, साथ ही साथ आपको समाज से संबंधित जो डे टू डे लाइफ में हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं, तो वो सब कुछ भी जानकारी यहाँ पे मिली होगी। और सभी को ध्यान भाई इस बात का रखना चाहिए कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन जो है जन्मों जन्मों का संबंध होता है। तो बहुत ही कोई बड़ी विशेष बात हो जाए तो एक अलग विषय है, अदरवाइज़ तो छोटी मोटी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करके एक दूसरे के साथ ही रहना चाहिए। और यही न्यूज़ थी। थैंक्स फॉर रीडिंग दिस।